हाय एवरीवन। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। आई होप आप लोगों का ये वीक बहुत अच्छा रहा हो। और जो टेस्ट हुए थे या जो भी सेशंस आपके बाकी हुए हैं, आई होप बहुत अच्छे थे। कल टेस्ट हुआ था। सबने पार्टिसिपेट किया था टेस्ट में? किया था, हाथ उठाइए। जिस जिसने पार्टिसिपेट किया था। कैसा गया टेस्ट? कहना टेस्ट तो अच्छा जाता है, सर रिजल्ट खराब आता है वैसा। मैंने टेस्ट के क्वेश्चंस भी देखे थे, रिजल्ट्स भी देखे थे, पिछले टेस्ट का और इस टेस्ट का। उसके बारे में आज हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। पर उसके पहले मैं फिर से सबसे कहना चाह रहा हूँ कि सब जाग जाइए। सब जाग जाइए, चाय पिया कीजिए इस टाइम पे, मैं बोलता हूँ ना बार बार। क्योंकि आप लोग अगर एक भी सही से नहीं दिखता है तो मेरे को भी नींद आने लगती है। हम्म। आज ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई। आज मैं अपने ऑफिस से निकल रहा था अराउंड 5:45 पे। आज बैंगलोर में पूरा ट्रैफिक जाम है, क्योंकि अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर हैं वो बैंगलोर आए हुए हैं। तो पूरा ट्रैफिक ब्लॉक है। तो एक छोटे एरिया से मैं निकल रहा था तो मैंने देखा कि एक शॉप है जिसमें फूल की शॉप है, जिसमें दो छोटे छोटे बच्चे, आई गेस उनकी एज 10 साल या 8-10 साल 12 साल रही होगी हार्डली। वो भाई बहन थे। वो शॉप में बैठे थे। और उनकी शॉप पे बहुत भीड़ थी। बच्चों की बहुत भीड़ थी और वहां ट्रैफिक जैम हो गया था। तो पूरी गाड़ियां बंद हो गई थी, क्योंकि शायद फूल ले रहे होंगे। तो मैंने जाके वहां पे पूछा कि क्या है, मतलब क्यों इतनी भीड़ है इस पर्टिकुलर शॉप में। तो मुझे ये पता चला कि वो बच्ची जो है वो 14 साल की है और लड़का जो है 12 साल का है। और वो वहां पे उनके मम्मी पापा दुकान लगाया करते थे फूल की मंदिर के पास में, लेकिन उतनी नहीं चलती थी। अभी वो बच्ची ने यूट्यूब पे देख देख के उसके फेसबुक पेज बना दिए और बहुत सारी चीजें बना दी। और एक दिन कोई नेता आया था तो उसको फ्री एक फोटो, एक फूल देते हुए उसका वीडियो वायरल हो गया। और उसका वीडियो यहाँ बैंगलोर में पूरा वायरल हो गया। वो बहुत फेमस हो गए बच्चे। तो अभी वो पता चला मुझे कि आज, मतलब उन बच्चों की मेहनत से उनकी जो रोज की सेल है फ्लावर्स की, वो लगभग 27-28 हजार रुपए रोज की सेल करते हैं फूल की। और ये पिछले 6 महीने में हुआ है। और उसके पिताजी जो थे वो, मतलब है पिताजी अभी भी, पर अब पिताजी बैठते नहीं है। राइट। तो ये जब मैंने देखा तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने उन बच्चों से मिलना चाहा, उनसे बात की। तो वो बच्ची मुझसे कहती है कि भैया मतलब वो बिहार से है बेसिकली, वो यहाँ के भी नहीं है लोकल। तो कहती है कि भैया मुझे तो नहीं पता था ये सब, लेकिन मुझे एक चीज पता थी कि अपना बिजनेस है ना, तो अपना बिजनेस तभी बढ़ेगा जब अपन लोगों को बताएंगे कि ये अपना बिजनेस है। और अगर सर अपने फूल अच्छे हैं तो अपन क्यों ना बताए लोगों को कि अपने फूल अच्छे हैं। सिर्फ दो स्टेटमेंट उसने बोले, लेकिन आप उसकी गहराई में जाके समझिए कि इन दो स्टेटमेंट्स की गहराई कितनी है। एक छोटी सी बच्ची 14 ईयर्स की, उसको ये समझ में आ रहा है कि हमारा हमारे फूल अच्छे हैं, तो हमारे को किसी को बताने में क्या तकलीफ है। हमें बताना चाहिए, जा जाके लोगों के पास में हमको बताना चाहिए कि हमारे फूल अच्छे हैं। राइट। तो जब ये सुना, फिर सेल समझी, तो फिर समझ में आया कि क्यों ये बच्चे पॉपुलर हो रहे हैं और उनको बहुत सारे पॉलिटिकल रैली और अलग अलग चीजों के ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। इससे इससे हमें क्या समझ में आता है और क्या सीख मिलती है? इससे हमें ये सीख मिलती है कि जो मैं पहले से कहता आ रहा हूं, जो हमारे बाकी भी टीचर्स कहते आ रहे हैं, कि चीज वो कोई नई नहीं कर रहे हैं। फूल बेचना कोई नई चीज नहीं है, बस तरीका नया है। जब तक कि हम वो नया तरीका अपनी लाइफ में नहीं लेके आते हैं ना, तो हम बाकियों से अलग नहीं हो पाते। पढ़ाई बहुत लोग करते हैं, इंजीनियरिंग बहुत लोग करते हैं, बीएससी बहुत लोग करते हैं,
अलग अलग एजुकेशन बहुत लोग करते हैं, पर एजुकेशन सिर्फ पढ़ाई से सक्सेसफुल हो जाना ये पॉसिबल नहीं है। जिसके तरीके और उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की चीजें सही होगी, वो ही सफल हो सकता है ना। और वो कोई भी हो सकता है, उसके लिए किसी पर्टिकुलर चीज की जरूरत नहीं होती। आज के सेशन में हम लोग थोड़ा सा ना, जो क्वेश्चन आंसर आपके जो क्वेश्चंस आए थे आपको टेस्ट में, उस पे बात करना चाहूंगा मैं। बिकॉज बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस और आंसर्स मैच नहीं कर रहे। आई एम नॉट श्योर आपको समझ में आए नहीं आए आपको क्वेश्चंस, लेकिन मैंने जब रिव्यू किया आंसर्स तो मुझे लगा कि पता नहीं क्यों क्लियर नहीं हो रहा है या क्या प्रॉब्लम है। तो एक बार डिस्कस उस पर करते हैं, ठीक है? करें डिस्कस? ओके है सब? क्योंकि ये भी तो पता चलना चाहिए क्योंकि आंसर क्या होता या क्या होना चाहिए था, है ना। मैं ये क्वेश्चन क्या, सब इन ये क्वेश्चन कोई मल्टीपल चॉइस नहीं है कि एक ही आंसर होगा। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपका आंसर अलग हो सकता है, मेरा आंसर अलग हो सकता है। तो हम क्विकली क्विकली सारे क्वेश्चंस लेंगे, और इन सारे क्वेश्चंस में हमने अभी तक जितना सीखा है ना, उस चीज को हम एक बार रिवैम्प कर लेंगे। क्योंकि जैसा मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि सेशन एंडिंग के तरफ आ रहे हैं, है ना। अभी फाइनल एग्जाम वाला सीजन चालू हो गया है, प्री बोर्ड ऑलरेडी हो चुके हैं, फाइनल एग्जाम वाला सीजन चालू हो चुका है। तो टाइम कम है हमारे पास में, और ग्रोथ हमारी जो है वो हमें बढ़ाना है। मेहनत हमें करनी है सबको। कितने लोग घर पे, अच्छा एक चीज मैं भूल गया पूछना, कितने लोगों ने पिछली बार जो डिस्कशन हुआ था उससे अभी तक अपना शेड्यूल फॉलो किया है? अच्छा, बनाया कितनों ने था? हाथ उठाइए जरा। और फॉलो कितनों ने किया है? किसी का हुआ है 100% फॉलो? वो हाथ उठाइए जरा। अच्छा, किसने रीडिंग की हैबिट डाल ली है अभी? इंग्लिश रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग डाली है किसी ने हैबिट? आई होप आप सच बोल रहे हो। हैं? ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चनेयर। जल्दी जल्दी इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, और आंसर करने के बाद में फिर मैं क्वेश्चंस भी लूंगा सबके, क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो मेक श्योर कि आप अपने नोट्स और क्वेश्चन बना पा रहे हो, ताकि हम डिस्कस कर सकें आपस में। पहला क्वेश्चन था कि फर्स्ट टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो पहला क्वेश्चन ये था कि हाउ डज कैनवा मेक ग्राफिक डिजाइन एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। यही था क्वेश्चन। अच्छा, ग्राफिक डिजाइन करने की जरूरत क्या है? सबसे पहले तो ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि कैनवा का यूज क्यों हो रहा है और कैनवा पिक्चर में आया क्यों है। हम जब कहीं जाते हैं तो सज सवर के जाते हैं, बढ़िया नहा धो के फ्रेश होके तैयार होके। ऐसे ही हमारे बिजनेस का या हमारे ऑफिस का कोई भी कंटेंट या कुछ भी जाता है सोशल मीडिया पे, तो वो उसको सजा के भेजने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है, क्योंकि नहीं तो आपकी ब्रांड वैल्यू गिरेगी। ब्रांड वैल्यू क्या होती है? जैसा आप अपने आप को दिखाते हो, जैसा आप अपने आप को मार्केट में प्रेजेंट करते हो, वो आपकी ब्रांड वैल्यू होगी। आप दिखते कैसे हो, आप रहते कैसे हो, आप बोलते कैसे हो, आप बिहेव कैसे करते हो, आप रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करते हो, बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। तो कैनवा इजी कैसे बनाता है, यही पॉइंट है ना, कि ग्राफिक डिजाइन को एक्सेसिबल एवरीवन के लिए कैसे बनाता है। तो इसका आंसर बहुत सिंपल होगा कि कैनवा जो है ग्राफिकल कंटेंट बनाने के लिए यूज होता है, फ्रीली अवेलेबल है, कोई भी उसमें लॉग इन कर सकता है। और कोई भी लॉगिन करके उसमें इतने सारे टेम्पलेट्स होते हैं प्री डिजाइन, कि आपको वीडियो बनाना है तो वीडियो का टेम्पलेट है, आपको फोटो बनानी है तो फोटो का टेम्पलेट है, आपको बिजनेस कार्ड बनाना है तो बिजनेस कार्ड का टेम्पलेट है। आपको जो अच्छा टेम्पलेट लग रहा है उसको उठाइए और उसमें अपना कंटेंट डाल दीजिए। सिंपल। अपना कंटेंट मतलब अपना, जैसे बिजनेस कार्ड बना रहे हैं तो नाम, ईमेल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस, वेबसाइट, ये सारी चीजें डल गई, आपका बिजनेस कार्ड तैयार। तो कैनवा इज एक्सेसिबल टू फॉर एवरीवन
in this manner कि it is freely available, and as soon as we log in we will have lot of templates, मतलब बहुत सारे templates available हैं जिसको हम freely यूज करके डिजाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं. Yes or no? Right? That's how. बहुत सिंपल क्वेश्चन था और सिंपल आंसर था इसका कि that's how it has to be, it is accessible to everyone. Right? अब इसके मायने अलग अलग निकाल सकते हैं. क्वेश्चन ना हमेशा ट्रिकी दिए जाते हैं, क्वेश्चन आसान नहीं होते, उसके आंसर आसान होते हैं. अब आप लोगों ने क्या क्या लिखा होगा आप लोगों को खुद याद होगा, तो कनेक्ट कर लेना कि कितना सही और कितना गलत है. लेकिन कैनवा का बेसिक यूज है, प्रैक्टिकल पे जाओ. जैसे थ्री इडियट्स में बोलता है ना कि व्हाट इज मशीन, तो आई फॉलो आमिर खान वाला डेफिनेशन कि एनीथिंग दैट रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट इज मशीन. आई डोंट फॉलो चतुर रामलिंगन वाला डेफिनेशन बिकॉज दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. है ना कि ब्ला 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 ब्ला, व्हाट आई इवन आई डोंट रिमेंबर व्हाट डिड ही से. तो सिंपल डेफिनेशन क्या हो गई कैनवा की, कि कैनवा पे आप फ्रीली अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल टेम्पलेट उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं और जो चाहे वो चीज डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको ये पता होगा कि चीजें दिखेगी कैसे. और टाइम भी बचेगा, टाइम नहीं लगेगा. चाहे सोशल मीडिया पोस्ट बनाना, चाहे शादी का कार्ड बनाना हो, चाहे वॉट एवर. कैनवा का इतना इंपॉर्टेंस है, आप बता रहा हूं मैं आपको कि अगर आप लोग सिर्फ एक लैपटॉप लेके गांव में बैठ जाएं, अपना एक शॉप खोल के और सिर्फ कैनवा पे डिजाइन करके लोगों के लिए शादी का कार्ड और ये सब चीजें डिजाइन करने लगे, तो उसमें आप पैसे कमाने लगेंगे. कितने सारी चीजें तो होती हैं, हर चीज के लिए आदमी शहर भागता है. आप लोग अपने गांव में बैठ के उसको अगर सीख लेते हो तो आप खुद ही बैठ के डिजाइन कर सकते हो. तो ये समझना पड़ेगा, इसके ना छोटी छोटी चीजों से निकालना पड़ेगा अपने को वो. सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर सम क्रिएटिव वेज यू एनकाउंटर इन योर विलेज हु हैव यूज्ड डिजिटल मार्केटिंग. कि आप कौन से क्रिएटिव वेज आपने निकाले हैं अपने गांव में. विलेज में लिखना इसलिए जरूरी था क्योंकि शहरों में तो मल्टीपल तरीके हो जाते हैं, गांव में क्या तरीके होंगे, गांव में डिजिटल मार्केटिंग के क्या तरीके हैं. तो गांव में सबसे बड़ा तरीका होता है डिजिटल मार्केटिंग का कि सबसे बड़ा डिजिटल मार्केटिंग जो हो रहा है आज की डेट में वो गाँव में ही हो रहा है, क्योंकि गांव का हर व्यक्ति किसी न किसी ग्रुप में जुड़ा हुआ है. चाहे वो कोई जय भवानी ग्रुप हो, या जय भोले ग्रुप हो, या ये भजन मंडल ग्रुप हो, या वो भजन मंडल, इट कुड बी एनीथिंग, राइट. हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा हुआ है. तो पहले क्या होता था, कोई भी इंफॉर्मेशन आती थी तो तुरंत आप तक नहीं पहुंच पाती थी. अब वो ग्रुप में डल जाती है, पूरे गांव को पता चल जाता है. इतना एडवांसमेंट हो गया है कि सरपंच लोग भी अब गांव में ही, मतलब आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे ही पूरी इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, राइट. कि ये हो रहा है, इस तारीख को वो होने वाला है. एंड देन क्योंकि आप गांव में हो तो फेसबुक और व्हाट्सएप दो ही चैनल ज्यादातर यूज होते हैं. इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन और ये सारी चीजों का गांव में अभी यूज नहीं आया है. ओके. फेसबुक पे बहुत सारे लोग हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं. 70-80% ऑडियंस एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है गांव में. अब आप गांव में डिजिटल मार्केटिंग, सबसे बड़ा तरीका जो डिजिटल मार्केटिंग का है वो हो जाता है व्हाट्सएप, एंड देन आपका हो जाता है फेसबुक. अब क्वेश्चन क्या था कि व्हाट आर सम क्रिएटिव वेज यू एनकाउंटर इन योर विलेज हु हैव यूज्ड डिजिटल मार्केटिंग. मतलब कौन से वेज हैं, कौन से तरीके हैं जो आपने एनकाउंटर किए. एनकाउंटर मतलब फिगर आउट किए, जो आपको मिले हैं. तो एक तरीका हो गया व्हाट्सएप मार्केटिंग का, एक तरीका हो गया फेसबुक मार्केटिंग का. दो तरीके हो गए. तीसरा तरीका हो सकता है वर्ड ऑफ माउथ थ्रू डिजिटल. वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि फेसबुक पे एक किसी व्यक्ति को पोस्ट किया और पूरे गांव वालों को टैग कर दिया, राइट. ऐसा होता है. ऐसा बहुत पहले बहुत होता था, अभी लोग कम करने लगे हैं, पर हाँ, इससे इससे क्या होगा, उसको नोटिफिकेशन आएगा तो जरूर देखेगा आपकी चीज. तो वेज ना, अब इस क्वेश्चन को सिंपल 3 शब्दों में डिफाइन किया जा सकता था कि व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू. व्हाट्सएप क्योंकि व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट के थ्रू आप कर सकते हो या ग्रुप बना के कर सकते हो. और दूसरा फेसबुक मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हो या मैसेंजर के थ्रू डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो. या तीसरा आ जाएगा फिर कॉलिंग वगैरह भी कर सकते हो. मान के चलिए किसी का कोई प्रोडक्ट है, किसी ने कुछ लॉन्च किया गांव में, तो वो गांव में गांव वालों तक वो करने का कोई बहुत मुश्किल नहीं है पहुंचाना, क्योंकि गांव बहुत छोटे सीमा में होते हैं. लेकिन तरीके क्या होने चाहिए गांव को भी लेके.
अगर छोटे भी हैं तो लोगों में बात पहुंचने में टाइम लगता है, पर अगर आप डिजिटल मीडिया के थ्रू जाते हो तो उतना टाइम नहीं लगेगा। तो इट कुड बी अ व्हाट्सएप मार्केटिंग वे, इट कुड बी अ फेसबुक मार्केटिंग वे। ओके, अगर आप ये दो ही पॉइंट लिखते तो इट वुड हैव बीन ग्रेट। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग अकॉर्डिंग टू यू। सबका पर्सपेक्टिव यहाँ अलग अलग हो सकता है। मेरा पर्सपेक्टिव ये है, बहुत सिंपल डेफिनेशन ये है कि एनीथिंग यू प्रमोट ऑन सोशल मीडिया इज डिजिटल मार्केटिंग। एनीथिंग you promote online or anything you promote on social media is social marketing। कोई भी चीज आप ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, या सोशल मीडिया बोलो या इंटरनेट बोलो, पे प्रमोट कर रहे हो। प्रमोट करने का मतलब बेचना नहीं होता, प्रचार करना होता है। ओके, प्रमोट करना मतलब प्रचार करना। एनीथिंग यू आर प्रमोटिंग ऑन द सोशल मीडिया इज डिजिटल मार्केटिंग। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। गूगल पे जाओगे तो बहुत मुश्किल डेफिनेशंस मिलेगी, उन डेफिनेशंस के चक्कर में हमें नहीं जाना है। हमें बहुत सिंपल डेफिनेशंस पे ही रहना है, राइट। अब इसके बाद में, अच्छा, किसी को इस बीच में कोई क्वेश्चन आ रहा हो या मेरी बात से अग्री नहीं कर रहा हो तो चैट में अपना पॉइंट लिख सकता है, ओके, या रेस कर सकता है। जरूरी नहीं है कि मेरा बोला हुआ आपको सब कुछ सही लगे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है, तो आई एम ओपन टू आंसर इट। मैंने फिर वही बोला कि ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मैं अलग सोचता हूँ, आप अलग सोचते हो। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट सिंपल। मैं होता तो क्या, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ना, इसमें आपके थियोरेटिकल पैराग्राफ्स पढ़ने का टाइम किसी के पास नहीं है आज की डेट में। शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर्स देने का जिसको तरीका आता है, वो सबसे इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, एंड व्हाट डू यू थिंक डिजिटल मार्केटिंग विल फुली सब्स्टिट्यूट ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस सून, एक्सप्लेन योर आंसर। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपको क्या लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग जो है, वो जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग थ्रू न्यूज़पेपर, मार्केटिंग थ्रू होर्डिंग्स, मार्केटिंग थ्रू बैनर्स, मार्केटिंग थ्रू फोन। क्या ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी को डिजिटल मार्केटिंग ओवरटेक कर लेगी? तो इसका आंसर है हाँ भी और ना भी। ओके। हाँ, ऐसे कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ट्रेडिशनली हुआ करती थी, अभी कम हो गई है। अभी न्यूज़पेपर लोगों ने सब्सक्राइब करना कम कर दिया क्योंकि ऑनलाइन न्यूज़ पढ़ लेते हैं, तो कम हो गया। न्यूज़ में जो लाखों करोड़ों के एड्स जाते थे वो उतने नहीं जा रहे हैं, लोग उतना नहीं देना चाह रहे हैं, होर्डिंग्स उतने पॉपुलर नहीं हो रहे हैं। और तो इसीलिए इन कुछ चीजों को लेके आप बोल सकते हो कि हाँ, लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग कभी भी बंद नहीं हो सकती। ट्रेडिशनल मार्केटिंग लाइफ का पार्ट है, क्योंकि कितना ही हम ऑनलाइन, क्या हो रहा है, ऑनलाइन में कचरा जमा होता जा रहा है। एवरीबडी इज पोस्टिंग ऑन फेसबुक, फ्री ऑफ कॉस्ट है तो कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं, इंस्टा पे पोस्ट कर रहे हैं, यूट्यूब पे पोस्ट कर रहे हैं। पर ये कैसे पता चलेगा कि मेरे काम का क्या है? पर अगर मुझे कुछ प्रमोट करना रहा, मान के चलिए मुझे कुछ भोपाल में प्रमोट करना है या बैतूल में प्रमोट करना है, और मेरे पास पैसे हैं, तो मैं एक बड़ा सा होर्डिंग लगाऊंगा ना, कारगिल चौक पे, या एक कोई भी भोपाल में न्यू मार्केट वाले चौक पे, या मैं वहां के जो न्यूज़पेपर्स है उसमें दूंगा। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अपने वैल्यूज हैं, डिजिटल मार्केटिंग के अपने वैल्यूज है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि डिजिटल मार्केटिंग हाइप पे है क्योंकि फ्री है, कॉस्ट कम है इसमें, इसमें कॉस्ट ज्यादा है। लेकिन बड़े बिजनेसेस इन कॉस्ट को करते हैं। आपने देखा होगा, मार्केट जाते होगे तो ओप्पो वीवो के फोन्स के कैसे लगे हुए हैं, फोन की कोई भी मोबाइल शॉप की दुकान पे कितने सारे लगे हुए हैं होर्डिंग्स, ओप्पो वीवो। इतने उन्होंने इतनी मार्केटिंग कर दी ऑफलाइन कि उनकी सेल बहुत जंप कर गई। बहुत बड़े एग्जांपल्स हैं ये, राइट। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग, मेरे हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग दो पहिए चलेंगे, और 60% ट्रेडिशनल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग चलेगी, और 40% ट्रेडिशनल मार्केटिंग चलेगी ही फॉर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। इसके बाद में क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा, एआई बोलते हैं जिसको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद में इट्स ऑल अबाउट डिजिटल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्सनलाइज्ड स्पेस में काम करेगा और डिजिटल बहुत कुछ हो जाएगा। तो 5 साल तक तो ऐसा चिंता नहीं है, पर 5 साल के बाद में ये आ जाएगा बहुत बड़े लेवल पे।
ठीक है। व्हाट हॉबीज डू यू हैव और वुड यू लाइक टू हैव? अब ये तो यार पर्सनल है अपना, आपका पर्सनल पर्सपेक्टिव हो सकता है, हॉबीज आपकी तो मैं नहीं डिफाइन कर सकता, राइट? लेकिन अगर आप मेरी हॉबीज पूछो तो मेरी हॉबी है, ऑब्वियसली रीडिंग इज वन ऑफ माय हॉबी। सेमिनार्स करना मुझे अच्छा लगता है, मीटिंग्स करना मुझे अच्छा लगता है। अभी मुझे गोल्फ खेलने का चस्का लगा है, मुझे गोल्फ अच्छा लगता है। स्विमिंग का मेरे को चस्का लगा है थोड़ा, तो स्विमिंग भी मुझे अच्छा लगता है। सो ये इतनी सारी हॉबीज मेरी हो गई। बाकी आई वॉन्टेड टू, आई लाइक वॉचिंग मूवीज, आई लव सिंगिंग, आई लव नॉट सिंगिंग, लिसनिंग टू पंजाबी म्यूजिक। तो ऐसी मल्टीपल चीजें हैं, राइट? किसी ने लिखा वॉचिंग मोटिवेशनल वीडियो हो सकता है सर, क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, हॉबी कुछ भी हो सकती है, हॉबी आपकी पर्सनल है। किसी को मिर्ची खाना अच्छा लगता है तो वो भी हॉबी है, वो भी चलता है, वो आपका पर्सनल टेक है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कि क्यों आपको मिर्ची खाना अच्छा लगता है। ओके। सो हॉबीज आर वेरी पर्सनल थिंग्स। हॉबीज पे कुछ वो नहीं है। हाँ, उसमें एक पॉइंट ये जरूर दिया हुआ है कि यू वुड लाइक टू हैव। तो यू वुड लाइक टू हैव में जब हम मार्केट में जाते हैं तो जरूरी नहीं कि सबको फॉलो करो, पर जनरल स्टेटमेंट्स फॉलो कर लेने चाहिए। डिसिप्लिन मेंटेन करना एक हॉबी बन जानी चाहिए, कि अपने डिसिप्लिन से बाहर जाए तो टेंशन होने लगता है। और डिसिप्लिन मेंटेन करने की आदत बना ली ना आपने, तो फिर हमें किसी के पीछे नहीं भागना है, फिर चीजें हमारे पीछे भागती हैं। एंड देन यू हैव रीडिंग एज अ हॉबी, लिसनिंग टू गुड थॉट्स इज अ हॉबी, स्पिरिचुअलिटी में जाना इज अ हॉबी, राइट? ये सारी चीजें हॉबी हो सकती है। चीजों को जानना, हिस्टोरिकल चीजों को जानना इज अ हॉबी, लोगों के बारे में पढ़ना इज अ हॉबी। लाइफ में ग्रो करना चाहते हो तो लोगों के बारे में पढ़ना शुरू करो, इतिहास पढ़ना शुरू करो, कौन कैसे कहाँ पहुंचा है वो, उसके बारे में पढ़ना शुरू करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर व्यक्ति आपके जैसा और मेरे जैसा ही निकलता है, और उसके बाद ही वो आगे एक समय के बाद ग्रो करता है, राइट? एन इंट्रोडक्शन शुड कंटेन द फॉलोइंग डिटेल्स। ये शायद पूरा क्वेश्चन नहीं आया है मेरे पास। अच्छा, शायद ऐसा लिखा हो कि इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए, पर किस चीज का? इफ इट्स अ बिजनेस इंट्रोडक्शन द डेफिनेशन विल बी डिफरेंट, इफ इट इज पर्सनल इंट्रोडक्शन द डेफिनेशन विल बी डिफरेंट, राइट? तो इंट्रोडक्शन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आप मान के चलिए कि हम हम लोग मिल रहे हैं, आप मेरे से मिल रहे हो, और आपके पास में 30 सेकंड का टाइम है, जिसको पिच बोलते हैं। 30 सेकंड के 30 सेकंड में आपको अपने आप के बारे में मुझे बताना है। तो वो 30 सेकंड में कितने शब्द बोलोगे और क्या क्या शब्द बोलोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही आपकी लाइफ के 30 सेकंड होंगे जो मेरे को एज अ पर्सन, मैं डिसाइड करूंगा कि ये पर्सन लायक है या उस लायक नहीं है। आपको हमेशा लाइफ में से 30 सेकंड का टाइम ही मिलता है कोई भी अपॉर्चुनिटी को क्रैक करने के लिए, हमेशा ध्यान रखना। तो 30 सेकंड के लिए अपने आप को इतना परफेक्ट बना लीजिए, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपकी जॉब है, चाहे आपका पर्सनल प्रोफाइल है, पर्सनैलिटी है, कुछ को भी लेके वो 30 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं कि 30 सेकंड में आप हो क्या, आपका कैलिबर दिखाता है। उस 30 सेकंड में आप हर चीज बोल सकते हो, राइट? तो जैसे मैं अपने बिजनेसेस को पिच करता हूँ, तो क्लाइंट पूछता है कि संकट जी, why, what is your company doing different, what's your company doing differently than other construction companies? ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपकी कंपनी क्या अलग करती है दूसरी कंस्ट्रक्शन कंपनीज से। तो मेरे पास 30 सेकंड का ही टाइम होता है, ट्राई टू फिनिश इट इन 15 to 20 सेकेंड्स। हमेशा टाइम बचाना चाहिए, वो 10 सेकंड बचा लेना चाहिए। तो आई से कि we are in the domain of creating tech luxury villas, which nobody is even thinking of. And our goal is to play with the emotional attachment of the people with through their we want to play with the emotions of the people which is attached to their houses, and construct a house which will have great material, great strength, great interior, and great automation and great support. So that's what we do. ग्रेट वर्ड कुड बी रिप्लेस्ड बाय स्मार्ट। तो ये मेरी डेफिनेशन हो जाती है। बाकी लोग क्या बोलते हैं, सर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, अच्छा बनाते हैं, हमारे पास आर्किटेक्ट है, ये है वो है। सब अपनी अपनी डेफिनेशन सब लोग बोलते हैं।
लेकिन उसका क्वेश्चन ये नहीं था कि आप करते क्या, उसका क्वेश्चन था कि दूसरी कंस्ट्रक्शन कंपनी से आप अपने आप को डिफरेंट कैसे करते हो। पर्सनली इफ आई हैव टू एक्सप्लेन कि हु आई एम, आई हैव टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो आई एम संकल्प, फाउंडर ऑफ Triggers Technologies. Along with this, I have four more companies which are operating in various locations like Bangalore, Bhopal, and Hyderabad. We have a team of more than 25 members, and I'm staying at Bangalore. The goal is to have $1 billion company by 2027, and I wish to get connected with you for future improvements in mutual benefits. सिंपल, कोई रटी रटाई डेफिनेशन नहीं, ये मैं बोलूंगा। इसमें मैंने अपना बारे में बता दिया, मेरी कंपनी के बारे में बता दिया, मेरे जो गोल्स हैं उसके बारे में बता दिया, और आप और हमारा म्यूचुअल जो डिस्कशन हो रहा है कि हम म्यूचुअल इंटरेस्ट की वजह से आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, ये भी हमने बता दिया। तो 12 या 13 सेकंड में मैंने अपना क्लियर कर लिया। और ये ऐसा नहीं कि मैं कोई रट के आया हूँ, ये हर बार रैंडम चेंज होगा। अभी आप मेरे को फिर से पूछोगे तो आई वोंट बी एबल टू रिपीट द सेम थिंग। तो इसका क्या मतलब होता है कि वो आप लोगों को ना वो 30 सेकंड लाइफ के इंप्रेस करने के लिए ना, वो 30 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई क्यों सुने आपको, ज्यादा बोलो मत, कम बोलो लेकिन पर्टिकुलर बोलो, स्पेसिफिक बोलो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सेल्स? राइट, सेल्स प्रोसेस विच यू हैव लर्नड इन द क्लास। सो एनी ट्रांजेक्शन happens between one person and another person is called sales. बायर सेलर बोल लो उसको, या whatever। अब सेल्स का प्रोसेस जो होता है सबने अलग अलग बताया आपको, आपने सीखा होगा। पर जनरल प्रोसेस सेल्स का क्या होता है? सेल्स का बेसिक प्रोसेस जो हम बोलते हैं, वर्ड्स अलग अलग हो सकते हैं, पर एक स्टार्ट होता है लीड जनरेशन से। लीड जनरेशन का मतलब होता है कि मार्केटिंग के थ्रू हम किसी को ये बता रहे हैं कि आ, हमने कितने सारे, मार्केटिंग के थ्रू ये बता रहे हैं, लोगों को आगाह कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, उसका इंटरेस्ट जगा रहे हैं। दैट इज लीड जनरेशन ना। उसके बाद में होता है प्री सेल्स एक्टिविटी, जिसके थ्रू उस लीड को क्वालिफाई किया जाता है, लीड क्वालिफिकेशन। एंड देन थर्ड प्रोसेस आ जाता है लीड क्लोजर, उस लीड को क्लोज किया जाता है। और फिर आता है एग्जीक्यूशन ऑफ द लीड। राइट, अब इसको फिट करने की कोशिश करते हैं किसी भी बिजनेस में। मान के चलिए कपड़े की दुकान है, तो कपड़े की दुकान में लीड जनरेट कैसे होगी? अच्छी सी कपड़े की दुकान दिखनी चाहिए, अच्छी। आप जैसे बच्चों के कपड़े बेच रहे हो तो बाहर बच्चों के कपड़े लगाइए, बड़ों के बेच रहे हो तो बड़ों के लगाइए। जितने अच्छे कपड़े लगाओगे वो देख के लोग आपके यहाँ आएंगे, लीड जनरेट हो गई। अब कपड़े जब आप उसकी रिक्वायरमेंट समझ के जब एक्सप्लेन करोगे कि भैया मुझे अपने भांजी के लिए या भांजे के लिए कपड़े चाहिए, ये कपड़े चाहिए, ये उसका साइज है और ये वो है, और वो शहर में रहती है या गाँव में रहती है, दोनों का टेस्ट अलग अलग हो सकता है। अब उस पे उसकी रिक्वायरमेंट लेके मैंने उसके हिसाब से कपड़े दिखाए, तो क्वालिफाई करने की कोशिश करता हूँ। क्वालिफाई हो गई मतलब उसने इंटरेस्ट दिखाया कि हाँ मुझे ये पसंद आ रहे हैं, 3 4। शुरू के 30 सेकंड में तुमको समझ में आ जाएगा कि उसको पसंद आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। वो 30 सेकंड हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो होने के बाद में क्या होगा, आप क्वालिफिकेशन हो गया, क्वालिफिकेशन लीड के बाद में लीड क्लोजर, मतलब उसने बोला कि ठीक है भैया कॉस्ट बताइए, तो बोलेगा 1500, नहीं भैया 1400 में दे दीजिए, हाँ ठीक है ले लीजिए, हो गया। और उसमें एग्जीक्यूशन इज व्हाट, डिलीवरी, मतलब दे दिया उसको प्रोडक्ट आपने। तो कपड़ों के इसमें बस प्रोडक्ट सेल था तो हो गया। सर्विसेज में क्या होता है, ऐसी आपके पास में कोई रिक्वायरमेंट आती, मान के चलिए आप इंटीरियर डिजाइन करते हैं, तो लोग पहले पूछेंगे कि आपने लीड जनरेट हुई कि मुझे मुझे अपने घर के लिए इंटीरियर करवाना है। तो आपके पास में इंटीरियर वाला आया, आपने अपना काम दिखाया कि हम ऐसा ऐसा काम करते हैं, आप बताइए आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो आपके डिस्कशन के बाद आप लीड को क्वालिफाई करोगे, मतलब उसको इंटरेस्टेड बनाओगे अब आपका सर्विसेज लेने के लिए। क्वालिफाई हुई लीड, क्वालिफाई होने के बाद में सेल्स की, आपका ये घर का इंटीरियर होना है, इसमें इतना कॉस्ट लगेगा और इतना टाइमलाइन लगेगा, तो आपने सेल कर दी। राइट, सेल होने के बाद में आप उसको एग्जीक्यूशन कर रहे हो। एग्जीक्यूशन में इंटीरियर काम कर रहे हो तो करके भी उसको रेगुलर रिपोर्ट करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा आपको कि क्या प्रोग्रेस चल रही है, और पेमेंट उसके हिसाब से ही आएगी। ये जो प्रोसेस मैं बोल रहा हूँ ना, ये प्रोसेस किसी भी बिजनेस में फिट करोगे ना तो कॉमन है। इस शब्द इन इन इसमें आप शब्दों को कुछ भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये जो लीड वाला वर्ड हमने आपको समझाया था, ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट में यही वर्ड चलते हैं, तो आप क्या वर्ड से फेमिलियर हो जाओगे। अभी जब इस
कॉन्वर्जेशन के बाद आप किसी बिजनेस कॉन्वर्जेशन को सुनोगे इस ट्रेनिंग के बाद में, या आप कहीं जॉब ज्वाइन करोगे, कुछ भी करोगे, तो आप लोगों को ना बिल्कुल ब्लैंक नहीं लगेगा कि इस शब्द का मतलब क्या होता है, राइट? इस शब्द का मतलब क्या होता है और इसमें प्रोसेस क्या होता है, ये सारी चीजों में आपको क्लैरिटी रहेगी। और जब आप अपने एमबीएस में जाओगे या कुछ और भी करना चाहोगे अपने बिजनेस में, तो आपको ये प्रोसेस जितनी ध्यान से आप समझोगे, यही फॉर्मूले को एग्जीक्यूट करना है आपको, कुछ अलग से नहीं सोचना। यही यही इससे ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले। फिर मैंने वही बोला कि स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, जो जितने अच्छे तरीके से कर लेता है वो उतना आगे बढ़ जाता है। बहुत सिंपल। ठीक है। राइट अ सेल्स स्क्रिप्ट वेयर यू हैव टू सेल एन आयुर्वेदिक हेयर ऑयल। तो सेल्स स्क्रिप्ट आयुर्वेदिक हेयर ऑयल के लिए क्या होनी चाहिए? अलग अलग हो सकती है सबकी। तो इफ आई हैव टू से, आई से कि अब इसमें तीन चार कीवर्ड्स हैं जो निकालने पड़े किसी भी चीज के लिए, लिखने के लिए बोला तो उसके कीवर्ड निकालिए। ऑयल एक कीवर्ड है, आयुर्वेदिक है, हेयर एक, ये तीन कीवर्ड्स निकले इसमें से। हेयर, ऑयल और आयुर्वेदिक। ठीक है। आयुर्वेदिक मतलब होता है केमिकल फ्री, हर्बल, अलग अलग शब्द यूज कर सकते हो। हेयर्स, हेयर्स को तो आप, अब हेयर के से रिलेवेंट वर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं? हेयर स्टाइलिंग, हेयर स्टाइलिंग के अलावा हेयर ग्रोथ, हेयर फॉल, हेयर ड्रैंड्रफ, हेयर स्मूथनिंग, ये वर्ड्स आ गए इससे रिलेटेड। एंड देन ऑयल। तो ऑयल से रिलेटेड क्या आ गए शब्द आ सकते हैं कि वेदर इट इज अ कोकोनट ऑयल, वेदर इट इज अ जैस्मिन ऑयल, और कौन सा फ्लेवर का ऑयल है, या थिक है या थिन है, या वॉट एवर, राइट? तो सो वी आई वुड से कि वी आर मैन्युफैक्चरिंग अ हर्बल ऑयल which will help in your hair growth, or which will reduce hair fall and make your hairs more lengthy, gives it adds strength to it, and uh, reduces the dandruff and other things, okay, whatever it could be। सिंपल डेफिनेशन होगी, किसी की डेफिनेशन ये हो सकती है कि वी हैव आयुर्वेदिक हेयर ऑयल, सिंपल वर्ड वो यूज करके, which is chemical free, 100% chemical free, and can help you in increasing the hair growth। सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई 50 शब्द तो लिखने नहीं है उसमें, बहुत सिंपल सा लिख सकते हो। क्योंकि 30 सेकेंड, और जो बड़ी भी लिखना चाहता है वो लिख सकता है कि वी आर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ अ हेयर ऑयल, आयुर्वेदिक हेयर ऑयल, which can help in multiple things as follows: it helps in reducing the dandruff, it helps in increasing the hair strength, it helps in reducing the hair fall, it helps in hair shine, um, yeah, someone wrote thickness of hairs, whatever it is, it could be anything। so definition could vary, पर किसी भी डेफिनेशन में, कोई क्वेश्चन में कीवर्ड्स निकालना शुरू करो, उन कीवर्ड पे के अराउंड सराउंड, कीवर्ड बोलोगे तो उसके सिनोनिम्स निकल जाएंगे, और उसके हिसाब से ही बोलो। पर्यायवाची बोलते हैं, निकल जाएंगे ना कि कीवर्ड आयुर्वेदिक का क्या क्या हो गया, वो आप यूज कर सकते हो, और अलग अलग चीजों का। वो स्क्रिप्ट भी 30 सेकंड में कम होनी चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एंटरप्रेन्योर एंड अ बिजनेसमैन? ये मैंने उस दिन बताया था, मेरे मेरे ही सेशन में शायद मैंने ये क्वेश्चन का आंसर बताया था। ओके। सो entrepreneur is what? Entrepreneur is someone, I told that day कि एक इंसान शुरू करता है बिजनेस पैसा कमाने के लिए, एक इंसान शुरू करता है बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो जो बिजनेस पैसा कमाने के लिए शुरू करता है उसको बिजनेसमैन बोलते हैं, या उसको बिजनेस बोलते हैं। और जो व्यक्ति प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बिजनेस शुरू करता है उसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, या उस प्रोसेस को एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। ये क्लियर है? इसका आंसर किसी ने भी सही नहीं लिखा था, राइट? तो सिंपल सा सिंपल सा पॉइंट है कि एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस को बिल्कुल अलग रखेंगे, कि पैसा कमाने के लिए की स्टार्ट की हुई चीज को एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस बोलते हैं, एंड किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टार्ट की हुई चीज को एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। तो अपने आप का डिफरेंस क्रिएट करो कि मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ या बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, दोनों में बुराइयां नहीं है,
दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको बनना क्या है। व्हाट इज बिजनेस? एक्सप्लेन द ओवरऑल बिजनेस प्रोसेस. Business is what? Anything we manufacture or we provide, we offer into the market to someone who is in need of it is called business. Okay, any exchange of transaction between two parties may also call business. Business क्या है? किसी भी चीज को या तो मैन्युफैक्चर बना के मार्केट में प्रोवाइड करना, कि मैं बिजनेस करता हूं, मैंने बनाई कोई चीज उसको मार्केट में मैं बेच रहा हूँ, या मेरा बुटीक है, मैं सर्विस देता हूँ सिलाई की, या मेरी दुकान है किराने की तो मैं सामान बेचता हूँ, तो प्रोडक्ट होगा या सर्विस होगी, दैट इज कॉल्ड बिजनेस, राइट? उससे एसोसिएटेड क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द ओवरऑल बिजनेस प्रोसेस. तो बिजनेस प्रोसेस क्या होगा? बिजनेस प्रोसेस मैंने भी बताया था आप लोगों को. मैन्युफैक्चर करना, प्रोक्योर करना मतलब माल लेके आना, मैन्युफैक्चर करना मतलब बनाना, बनाने के बाद में पैक करना, पैक करने के बाद अचार का एग्जांपल दिया था मैंने, याद होगा आप लोगों को, राइट? तो पैक करना, पैक करने के बाद में मार्केट करना, मार्केट करने के बाद में सेल करके सप्लाई करना. ये एक पूरा बिजनेस प्रोसेस हो गया प्रोडक्ट के लिए. ये सेम रहेगा सबके लिए, कुछ चेंज नहीं होगा. सर्विसेज के लिए क्या रहेगा? कि सर्विसेज के लिए कि डिफाइन करना है हम क्या सर्विस देते हैं. वो डिफाइन हो गया कि हमने हम कपड़े सिलते हैं, या हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हम एप्स बनाते हैं, तो हम वो बिजनेस देते हैं. तो हमने क्लाइंट को ढूंढा, बिजनेस, हमने क्लाइंट को बोला कि हम आपके लिए ऐप बनाएंगे, उसको ऑनबोर्ड किया क्लाइंट को. ऑनबोर्ड करने के बाद में हमने उसके लिए ऐप बनाया और डिलीवर किया, राइट? तो इधर इधर थोड़ा सा मॉडल डिफर हो गया, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बनाया नहीं, लेकिन प्रोसेस वैसे ही चलेगा. यहाँ प्रोडक्ट क्या है? मोबाइल ऐप. प्रोक्योर क्या किया, मतलब माल क्या प्रोक्योर किया? रिसोर्सेज जो उस ऐप को बनाएंगे, ठीक है? अब मार्केट में उतारा कैसे, मतलब मार्केट में अपनी बात फैलाई कि हम लोग ऐप बनाते हैं, मार्केटिंग की. फिर सेल, मतलब हमारे जो सेल्स वाले उन्होंने फिर क्लाइंट्स लेके आए, राइट? और फिर उनको जैसे अचार बेचा या माल बेचा, वैसे हमने ऐप का कॉन्सेप्ट बेचा और उनको बना के डिलीवर किया. तो यही बिजनेस प्रोसेस होता है, सिंपल. किसी भी बिजनेस को यही आपको उस दिन से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप समझना शुरू कीजिए कि बिजनेस होता क्या है, उसकी प्रोसेसेस क्या होती है, राइट? राइट अ हायरिंग प्रोसेस ऑफ अ फ्रेशर, राइट स्टेप बाय स्टेप. हम्म. तो हायरिंग प्रोसेस क्या हो सकती है भाई फ्रेशर की? एक हायरिंग हायरिंग प्रोसेस जो होती है, ओके, हायरिंग प्रोसेस जो होती है एक फ्रेशर की, अब इसमें भी कीवर्ड निकालो कि हायरिंग फ्रेशर. फ्रेशर्स की हायरिंग प्रोसेस जो होती है मल्टीपल तरीके से, एज अ कंपनी के पर्सपेक्टिव से अलग होती है, एक फ्रेशर के तरीके से अलग होती है. कंपनी के पर्सपेक्टिव से ये होती है कि हमने एक जॉब पोजीशन निकाल ली, अपने सोशल मीडिया पे डाल दी, उसको मार्केट कर दिया, सर्कुलेट कर दिया, उस पर फ्रेशर कैन अप्लाई. पहला पार्ट, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं. उसमें फ्रेशर में कोई स्किल सेट नहीं दिया जाता. फ्रेशर में बेसिक चीजें पूछी जाती कि कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, बेसिक बेसिक चीजें. ये हो गया कंपनी के पर्सपेक्टिव से. फ्रेशर जब ढूंढने जाएगा तो फ्रेशर अपने लिए अलग अलग पोर्टल पे जा सकता है. अपना वो जो प्रोसेस भी उसमें बोला है ना कि स्टेप बाय स्टेप, मतलब अपना प्रोफाइल क्रिएट किया naukri.com पे, monster.com पे, और ब्ला ब्ला जितने भी नौकरी पोर्टल्स हैं, या फेसबुक पे, और जितनी भी जॉब फ्रेशर्स के लिए दिखी उन सब पे अप्लाई कर दिया. फ्री में एप्लीकेशन होती है, पैसा नहीं लगता उसके लिए. तो अप्लाई कर दिया. उसमें जो जो पैरामीटर पूछे जाएंगे, सब में कॉमन पैरामीटर जाएंगे, वो 5-6 पैरामीटर नोट कर लीजिए. और उस पैरामीटर को नोट करने के बाद में उन पे अप्लाई करके ये अपना पिच में लिखिए कि आई हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, आई हैव दिस, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट. मेरा जो तरीका रहेगा, अगर मैं फ्रेशर होता हूं, मेरे को कहीं अप्लाई करना है, तो मैं थोड़े अलग तरीके से जाऊंगा. मैं ऐसे जाऊंगा कि मैं कंपनी देखूंगा, उसका बिजनेस समझूंगा, कंपनी क्या करती है, और बिजनेस समझ लेने के बाद में मैं ये ऐड करूंगा वैल्यू कि मैं इसमें कैसे वैल्यू ऐड कर सकता हूँ. तो मान के चलिए सॉफ्टवेयर की ऐप डेवलपमेंट है, मुझे ऐप डेवलपमेंट में जाना है. तो ऐप डेवलपमेंट में मेरे क्या क्या, मैं कैसे वैल्यू ऐड कर सकता हूँ. मुझे पाइथन आती है, मुझे ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है,
तो मैं सर ये प्रोग्राम बना सकता हूँ, वो सीख के जाऊंगा। दूसरा, मुझे सेल्स करनी है, तो मैं मोबाइल ऐप की सेल कैसे कर सकता हूँ, या मुझे रियल एस्टेट में जाना है तो कैसे। तो मैं फ्रेशर भी हूं, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मैं इस कॉन्फिडेंस के साथ और थोड़े नॉलेज के साथ जाऊंगा तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा अपने आप को दूसरों से, और वो डिफरेंशिएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो फ्रेशर और उसका प्रोसेस यही है, अकाउंट क्रिएट करना, ये जेनरिक प्रोसेस है जो बताया हुआ है। अप्लाई करना, जो आप लोग ऑलरेडी कर ही रहे होंगे, ऐसा कुछ है नहीं जो आप लोग नहीं कर रहे होंगे। और अकाउंट क्रिएट करने के बाद में जितनी भी पोजीशन दिखे उन सब पे अप्लाई करना। What responsibilities does HR have in companies? So HR have multiple responsibilities. Starts from hiring. Hiring is hiring HR का मेन रोल होता है। हायरिंग के अलावा मैनेजिंग ऑपरेशंस की कंपनी चल कैसे रही है, लोग कैसी बातें कर रहे हैं, एम्प्लॉयज के लेटर्स बनना, एम्प्लॉय के पूरा मैनेजमेंट करना, मैनेजमेंट के साथ, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में एक ब्रिज बनना कि एम्प्लॉय की कोई बात है तो मैनेजमेंट तक पहुंचाना, मैनेजमेंट की कोई बात है तो एम्प्लॉय तक पहुंचाना, लीव्स डिफाइन करना, लीव्स ट्रैक करना, छुट्टियां देखना, सैलरी कैलकुलेशन करना। देयर मेनी थिंग्स। एचआर की कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एचआर बहुत सारी चीजें करते हैं। हायरिंग, फायरिंग, टर्मिनेशन, मतलब कंपनी को जो भी काम करवाना है ना एम्प्लॉयज के साथ में, तो एचआर के थ्रू ही करती है। कुल मिला के एचआर के कंधे पे रख के ही बंदूक चलाते हैं हम लोग। जब हमें कोई ऑर्डर पास करना होता है तो हम डायरेक्ट जाके किसी को नहीं बोलते कि इसको निकाल दो या इसको रख लो या इसका पैसा काट लो या इसको बोनस दे दो। ये काम हम डायरेक्ट नहीं करते, ये हम एचआर को बोलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करने लोग एचआर के पास आएंगे ना, नहीं तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे सब लोग कि सर क्या हो गया, हमारे 10 रुपए कट गए, हमारे 100 रुपए कट गए, या हमें तो छुट्टी चाहिए। एक एम्प्लॉय मेरे पास आया, बोलता है कि सर मेरे को 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। 1 डेढ़ 2 साल पहले की बात है। तो मैंने कहा क्यों चाहिए छुट्टी? तो कहता सर मेरी मम्मी को कैंसर है। तो मैंने कहा अच्छा, कौन सा स्टेज? तो बोले सर ये तो मेरे को नहीं मालूम, पर आई थिंक स्टेज 6 है। मैंने कहा कि तुम श्योर हो कि कैंसर है और स्टेज 6 है? नहीं सर मैं श्योर नहीं हूँ, पर कैंसर तो है। मैंने कहा रिपोर्ट्स हैं क्या? तो बोले नहीं सर, वो डॉक्टर ने बोला है कि कैंसर हो सकता है। मैंने कहा अभी तुम होने से हो सकते हैं पे आ गए। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। तो तुम होने से हो सकते पे आ गए इतनी जल्दी? तो कहता नहीं सर, वो मुझे तो छुट्टी चाहिए, मुझे तो जाना ही पड़ेगा, मेरे बिना काम नहीं होगा। मैंने कहा एक काम करते हैं, तुम रिपोर्ट्स लेके आओ, मेरी पहचान है तो। मैंने कहा मैं कहीं रिकमेंड कर दूंगा, इलाज करवा लेंगे। फिर बाद में थोड़े दिन बाद पता चला कि, मतलब छुट्टी तो नहीं दी मैंने, क्योंकि मेरे को समझ में आ गया था कि ये बेवकूफ बना रहा है। फिर उसी का एक फ्रेंड आया एक दिन बाद, कहता है कि सर ये छुट्टी इसलिए मांग रहा था क्योंकि इसको ना एक ट्रिप पे जाना था, गोवा। तो मैंने कहा तो गोवा का बोल देता। नहीं सर, आपसे डर रहा था कि गोवा ट्रिप बोलूंगा तो सर छुट्टी नहीं देंगे। मैंने कहा अरे क्यों नहीं देंगे, मैं भी चलता गोवा, गोवा तो मेरा भी जाने का मन है। तो कहता है कि नहीं नहीं सर, वो उसने आप, तो मैंने कहा गोवा जाने के लिए, फिर मैंने अगले दिन उसको बुलाया, मैंने कहा और कोई भी तो बहाना बोल सकते थे तुम। मैंने कहा तुम्हारे दादाजी हैं? तो बोले कि नहीं। तो मैंने कहा तुम ये बोल सकते थे कि दादाजी नहीं रहे, या उनकी बीमार है, या कुछ भी ऐसा झूठ बोल देते। मम्मी है? तो बोले है। तो मैंने कहा मम्मी को कैंसर कराने की क्या जरूरत? सो द थिंग इज कि, और वो तब हुआ जब उस दौरान शायद एचआर छुट्टी पुट्टी पे थी कुछ, तो डायरेक्ट कहीं ना कहीं से मुझ तक बात आई, तो ये बात हुई। पर मैं, आप सोच लो जो एचआर फील्ड में जाना चाह रहा है वो ये समझ लो कि ऐसी प्रॉब्लम्स कितनी सारी आती है रोज। आपको ऐसे धर्म संकट में फंसा देते हैं कि बिल्कुल आपको फोन करेंगे आवाज एक्टिंग करके कि हमको तो कुछ दिख ही नहीं रहा, आज हमारी तो बहुत बीमार है, हमसे तो उठना नहीं हो रहा। और आधे घंटे बाद वही लोग तुमको सोशल मीडिया पे लाइव मिलेंगे, इतने बेवकूफ लोग भी हैं। हाँ, इंस्टाग्राम लाइव करते हुए मिलते हैं, उनको ये नहीं पता कि सर भी हमारे इंस्टाग्राम देखते हैं कभी कभार। तो दिस इज अ वेरी कॉमन हैबिट। तो एचआर का जो रोल है वो बहुत अलग अलग चीजों से उलझ के जाता है, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड रोल है। मतलब लोग कहते हैं ना आसान है, मुझे लगता है एचआर का रोल सबसे मुश्किल है, क्योंकि उसको सबको मैनेज भी करना है,
इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है ह्यूमन मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे को नहीं पसंद, मेरा लैपटॉप अच्छा नहीं चल रहा, मेरा सीट अच्छा नहीं है, मेरा ये अच्छा नहीं, कंप्लेंट सुनना, फिर उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स होना, छुट्टी लेना, काम नहीं होना, सो मेनी थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन एग्जांपल ऑफ बी टू सी इन आईटी सेल्स। तो बी टू सी का सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि मान के चलिए कि किसी ने ऐप बनाई कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए, ठीक है, खुद के प्रोडक्ट बेचने के लिए किसी ने ऐप बनाई, तो हम बिजनेस हो गए, जिसके लिए हमने ऐप बनाई वो भी बिजनेस हो गया, बी टू बी हो गया। अब उसने जो ऐप बनाई वो कस्टमर के लिए बनाई, तो ये प्रोसेस क्या कहला गई, इसमें बिजनेस है हमारी कंपनी फ्रिगस टेक्नोलॉजीज, और दूसरा बिजनेस है एक्सवाईजी कंपनी जिसने ऐप बनवाई, और सी कौन है, जो कस्टमर है जिसको वो लोग उस ऐप के थ्रू प्रोडक्ट बेचेंगे। तो बी टू सी ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे आयुर्वेदिक हेयर ऑयल है, तो कई कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, कई कंपनी प्रोक्योर करती है, मतलब मार्केट करती है उसको। तो एक ने मार्केट मैन्युफैक्चर किया, वो बिजनेस हुआ, हमने मार्केट उठाया उसको, तो हम मार्केटिंग कंपनी रहे, और बेचा हमने आपको, आप कस्टमर हुए, तो बी टू सी, सिंपल। ऐसे मल्टीपल एग्जांपल्स हो सकते हैं किसी भी चीज के, राइट। आईटी सेल्स में जो है ऐप वाला एग्जांपल है, ऐप मैंने जो बताया आप लोगों को कि चाहे ई कॉमर्स के लिए ऐप बना रहे हो, चाहे कोई भी बिजनेस करने के लिए ऐप बनाना है आपको, तो दैट इज कॉल्ड बी टू सी। बिजनेस और बिजनेस ने बात की, कस्टमर के लिए ऐप बनाई, बी टू सी। दिस इज व्हाट आईटी सेल्स डज। व्हाट इज द प्रोसेस अप्रोच टू अप्रोच पोटेंशियल क्लाइंट्स एंड टूल्स, एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप। क्लाइंट्स को अप्रोच करने के प्रोसेसेस मल्टीपल हो सकते हैं, बट स्टेप बाय स्टेप पे अगर जाए तो ऑब्वियसली मार्केटिंग पिच बनाना, जो 30 सेकंड की बोला मैंने, और उसको मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे सर्कुलेट कर देना, चाहे ईमेल के थ्रू, चाहे फोन नंबर एसएमएस के थ्रू, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू, चाहे सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू, वॉट एवर, चाहे लिंक्डइन के थ्रू, आप मार्केट लोगों तक पहुंचाइए, और लोगों के जो रिस्पॉन्स है उसके हिसाब से उनको रिस्पॉन्स करके जज करिए और उस डील को क्लोज करिए। प्रोसेस इतना ही है, किसी भी बिजनेस का, आईटी सेल्स को लेके नहीं, किसी भी चीज को लेके यही प्रोसेस है। टूल्स जो होंगे, टूल्स इसमें आपको सोशल मीडिया टूल्स है, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, ईमेल, फोन नंबर, व्हाट्सएप, ये सारे टूल्स हो गए, राइट। प्रेजेंटेशन बना के क्लाइंट को भेजना है तो पीपीटी, जो माइक्रोसॉफ्ट का प्रेजेंटेशन वाला है वो हो गया, एक्सेल शीट में प्रपोजल बनाना है तो एक्सेल शीट एक टूल हो गया। ऐसे मल्टीपल टूल हो सकते हैं। ओके, एक्सप्लेन मोबाइल ऐप एंड इट्स थ्री टाइप्स, वेबसाइट एंड इट्स टू टाइप, वेब ऐप। ओके, सो मोबाइल ऐप और उसके थ्री टाइप क्या है पता है ना, नेटिव एप्स, हाइब्रिड एप्स, और एक और क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्स, राइट। तीन चीजें हैं, नेटिव एप्स, हाइब्रिड एप्स। अब नेटिव एप्स जो आईटी सेल्स में जाना चाहते हैं, किसी ने मुझसे उस दिन क्वेश्चन पूछा था आईटी सेल्स से रिलेटेड, कि आईटी सेल्स अच्छा है या नहीं है, आई डोंट रिमेम्बर द पर्सन, बट किसी ने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा था कि सर डेवलपमेंट में जाना चाहिए, आईटी सेल्स में जाना चाहिए। तो आईटी सेल्स वालों को ये सुनना चाहिए कि नेटिव ऐप वो होती है, आई एम श्योर आपको पता ही होगा, पर फिर भी नेटिव ऐप वो होती है जिस एप्लीकेशन जो डिवाइस सेंट्रिक बनती है, जिसमें कोडिंग अलग होती है। जैसे आईओएस के लिए एक अलग ऐप बनेगी, एंड्रॉइड के लिए एक अलग ऐप बनेगी, नेटिव ऐप। ओके, बिल्कुल अलग ऐप बनेगी। क्रॉस हाइब्रिड ऐप वो होती है, एक ऐप बनेगी जो दोनों प्लेटफॉर्म पे चलेगी, एंड्रॉइड पे भी चल जाएगी, आईओएस पे भी चल जाएगी। क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन ये होती है जो नेटिव पे भी, मतलब आईओएस से एंड्रॉइड फोन पे भी चल जाएगी, आईफोन पे भी चल जाएगी, टैबलेट्स पे भी चल जाएगी, और लैपटॉप पे भी चल जाएगी। क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन डेवलपमेंट उसको कहते हैं। ओके, वेबसाइट टू टाइप की होती है, एक स्टैटिक, एक डायनेमिक। स्टैटिक और डायनेमिक का मतलब क्या होता है, एक वेबसाइट है जिसमें हमको सब चीजें दिख रही हैं और उसमें कोई फंक्शनिंग नहीं हो रही, मतलब उसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, अगर आपको कुछ चेंज करना है तो डेवलपमेंट टीम को बात करके चेंज करना पड़ेगा, आप खुद नहीं कर सकते। दैट इज अ स्टैटिक वेबसाइट। डायनेमिक इज कि जब मान के चलिए वेबसाइट पे किसी की फोटो वोटो है, कंटेंट लिखा हुआ है, उसको एक सेक्शन आपको दे दिया जाए जहां से आप अपडेट कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए फेसबुक, फेसबुक आपके लिए डायनेमिक वेबसाइट है, क्योंकि आप वहां पे अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, अपनी चीजें अपडेट कर सकते हो। ओके, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट देख रहे हो आप, तो वो आपके लिए स्टैटिक वेबसाइट है, क्योंकि वहां आप कुछ चेंज नहीं कर सकते।
राइट? तो ये एग्जाम्पल है। वेब ऐप गिव एग्जाम्पल ऑफ एनी वेब ऐप। ओके, सो वेब ऐप होता है, एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, anything which interacts with you, any web application which interacts with you is called web app। मतलब कि जहां पे आप फंक्शनिंग कर पा रहे हो, कोई भी चीज की फंक्शनैलिटी फंक्शनिंग कर पा रहे हो, वो वेब ऐप है। जैसे फेसबुक एक वेब ऐप है, इंस्टाग्राम एक वेब ऐप है, वेबसाइट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गई, वेब ऐप क्या हो गया? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, मेक माई ट्रिप, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी, ये सारी वेब ऐप हो गई, है ना? फिर आता है, एग्जाम्पल मैंने दे दिया फेसबुक, या जो भी एग्जाम्पल आपको लेना है ले लीजिए। थर्ड है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आईटी जॉब्स, नेम ऑल ऑफ देम एंड डिस्क्राइब एनी टू इन डिटेल, ऑल मेंशन आल्सो मेंशन वन यू आर इंटरेस्टेड इन। ओके, सो आईटी जॉब जो है, आईटी जॉब्स आपको बताई होगी, मल्टीपल टाइप के आईटी जॉब्स हैं। ओके, चाहे वो आईटी एडमिनिस्ट्रेटर है, डेवलपर है, सेल्स में है, मार्केटिंग में है, एडमिन है, ऑपरेशंस है, या आई मीन मेनी पीपल। अब उसमें भी फिर कैटेगरी, जैसे सेल्स में कैटेगरी आती है। सेल्स में क्या कैटेगरीज आ जाती हैं? एक लीड जनरेशन होता है, एक प्री सेल्स हो जाता है, प्री सेल्स के बाद में एक सेल्स हेड हो जाता है, एक बिजनेस एनालिस्ट हो जाता है, राइट? उसके बाद में सेल्स के बाद में अब मार्केटिंग में डिजिटल मार्केटिंग हो जाता है, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव होता है, मार्केटिंग हेड हो जाता है, एसईओ वाला हो जाता है। ओके, देन ऑब्वियसली डिजाइनिंग में ग्राफिक डिजाइनर, यूआई यूएक्स डिजाइनर हो जाते हैं। और उसके बाद में टेक्निकल में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो जाता है, डेवलपर हो जाता है, और टेस्टिंग वाले टेस्टिंग इंजीनियर्स हो जाते हैं, सपोर्ट इंजीनियर्स हो जाते हैं। ओके, सो ये सारे बिजनेस में कॉमन चीजें हैं। ऐसा नहीं कि एक में ही होते हैं, मैक्सिमम बिजनेसेस में ये कॉमन प्रैक्टिसेस हैं। सपोर्ट भी सब में होता है, टेस्टिंग भी सब में होती है। ओके, और जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, दैट यू गाइस नो कौन सी जॉब में आप लोग इंटरेस्टेड हो, वो आपने भरा होगा। सो आई थिंक हमने फर्स्ट टेस्ट के तो क्वेश्चन किए, सेकंड टेस्ट के हम लोग अब नेक्स्ट वाले में करेंगे, बिकॉज टाइम हमारे पास में उतना है नहीं। बट एक चीज आपको ये समझ में आई होगी कि क्वेश्चंस उतने मुश्किल नहीं थे, आपको ऐसा कुछ भी नहीं था जो पढ़ाया। अच्छा, इसमें कोई ऐसी चीज लगी मेरे आंसर्स में, मैंने तो आपके सारे सेशन सुने नहीं है, पर ऐसी कोई चीज लगी जो आपको पढ़ाई ना हो या बताई ना हो इसमें से, जो मैंने आज बोली? ऐसा कुछ था जो जिससे आप फेमिलियर नहीं थे बिल्कुल भी? आई एम श्योर ऐसा नहीं होगा, और होगा तो बिल्कुल मुझे लिख के बताइए, राइट? अब थोड़ा सा टाइम बचा है, तो हम इनको सबको अनम्यूट कीजिए, हम क्वेश्चंस लेंगे जल्दी से, क्योंकि टाइम ऑलरेडी 8:05 हो चुका है। अनम्यूट करो इनको सबको। ओके, नाउ एवरीवन इज एक्टिवेटेड। पूछिए जल्दी जल्दी, क्वेश्चंस हैं किसी को कुछ या नहीं है? मतलब जल्दी फ्री करने वाले हैं आप मेरे को? है किसी को क्वेश्चन? मुझे वो तो नहीं खेलना, टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री। सर, हाँ। आई एम भूषण। हम्म। सर, मेरा क्वेश्चन है, जो स्टैटिक वेब है हम इसमें एक्टिविटी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, और डायनेमिक वेब में कुछ भी हम कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन या हमको जो भी करना है। तो जो फॉर एग्जांपल पोस्ट ऑफिस की ऐप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें हम अपने प्रोफाइल भी बनाते हैं, रजिस्ट्रेशन भी करते हैं, फॉर्म भी फिलअप करते हैं, तो ये स्टैटिक ऐप है या डायनेमिक ऐप है? तुम ऐप की बात कर रहे हो या वेबसाइट की बात कर रहे हो, पहले ये बताओ। सॉरी 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 सर, वेब वेब। वो, हाँ, तो वो वेब ऐप है। डायनेमिक, सो स्टैटिक और डायनेमिक समझो। स्टैटिक में आप कुछ चेंज नहीं कर सकते एज अ पर्सन, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, स्टैटिक आपको सिर्फ दिखता है। डायनेमिक वो होता है जिसमें आप कुछ चेंजेस कर सकते हो, जैसे जैसे जैसे, एक मिनट रुको, मैं तुमको दिखाता हूँ कुछ। ओके, एक मिनट। मेरी स्क्रीन सबको दिखे तो बताना एक बार, ओके? दिख रही है मेरी स्क्रीन? यस सर। तो जैसे अब आप हमारी वेबसाइट देखो, फ्लिकर स्टैक की। ये वेबसाइट स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है।
कैसे डायनेमिक है? जैसे ये बैनर इमेजेस जो दिख रही है ये वाली, है ना, ये फ्रंट पे जो बैनर इमेजेस आ रही हैं, ये जो बैठे हैं, ये तोता उड़ रहा है, ये सारी चीजें हम एक एडमिन पैनल हमें मिलता है, वहां से हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एडमिन पैनल मिलता है, तो ये वेब डायनेमिक वेब ऐप है। ओके, इसमें हम ये इमेज चेंज कर सकते हैं, ये कंटेंट चेंज कर सकते हैं, जो यहाँ लिखा हुआ बैक एंड से, एडमिन पैनल से हम चेंज कर सकते हैं। इसीलिए इसको वेब ऐप डायनेमिक बोलते हैं। अब कोई और जो वेबसाइट की बात करें हम, जैसे हमारी ये, अब ये जो हमारी वेबसाइट है माई शंकर ड्रीम नेस्ट की, ये स्टैटिक है, इस पे हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते बैकएंड से। ये एक बार डल गया है, बस डल गया है। ओके, हम इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। ऑलराइट, तो ये डिफरेंस हुआ स्टैटिक और डायनेमिक में, है ना, इसमें कुछ भी चेंज हम लोग नहीं कर सकते। यस सर, क्लियर, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन है और या नहीं? कम सेशन बंद करें? ओके, आई लास्ट फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम फ्यू पीपल। ओके, पल्लवी, पल्लवी तैखंडे। यस यस सर। सर आपने वो सर एक एंटरप्रेन्योर और एक बिजनेसमैन में क्या डिफरेंस होता है वो बताया था। तो सर उस क्वेश्चन में मैंने एग्जांपल्स भी डाले हैं। तो सर एग्जांपल मतलब क्वेश्चन में लिखना चाहिए या फिर उसको स्किप कर दें? नहीं, जितना क्लैरिटी से आप लिख सकते हो लिखना चाहिए। मेरा ये मानना है कि अब एग्जाम्पल देखो, चीजों को लेंदी बनाना नहीं चाहिए कभी भी। शॉर्ट एंड स्वीट में बात करनी चाहिए हमेशा, चाहे बात कर रहे हो चाहे लिख रहे हो। एग्जाम्पल देने से आपकी क्लैरिटी समझ में आएगी। तो इट्स गुड कि आप एग्जाम्पल लिखिए। इट्स वेरी वेरी गुड टू कि एग्जाम्पल लिखिए, पर लेंदी मत बनाइए, क्योंकि पढ़ने वाले के पास भी उतना समय नहीं रहता है कभी भी। स्पेसिफिक्स में यस जाइए बिल्कुल, वर्ड टू वर्ड, एक एक वर्ड की अहमियत समझिए। कुछ भी लिखने के लिए लिखना नहीं। वो कॉलेज में करते थे अपन, कॉपी भरने के लिए, वो अभी नहीं। इसमें बहुत कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, प्रोफेशनलिज्म में, मेल है, जैसे मेल लिखना है तो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट मेल लिखना पड़ेगा। जितना छोटा लिखा है उतना बड़ा इंप्रेशन जाता है, ये कहा जाता है। ओके। ओके सर। सर एक और क्वेश्चन था। सर कल के टेस्ट में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिनके आंसर सर मतलब वो बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट में एकदम सटीक उत्तर दिया जा सकता था। तो सर फिर हमको क्या उतना ही छोटा उत्तर आंसर लिखना चाहिए या फिर उसको थोड़ा सा लंबा करके लिखे? फॉर एग्जांपल कि हम अपने कस्टमर को फर्स्ट टाइम कैसे अप्रोच करेंगे, तो वो सर वो स्क्रिप्ट ही लिख दे सीधे या फिर कि हम ऐसा करेंगे फिर ऐसा करेंगे, स्टेप बाय स्टेप ऐसे इस तरह से लिखे? अगर आपके पास टाइम है और आपको लगता है कि एक्सप्लेन करना है, तो फर्स्ट टाइम अप्रोच कैसे करे कस्टमर को, तो ग्रीट करके या जैसे भी करके वो एक आंसर आ गया आपका एक या दो सेंटेंस में। देन आपने एक दिया टू एलाबोरेट या टू नो हाउएवर वी कैन ऐड दिस थिंग एज वेल, ऐसा करके आप अगर एक्सप्लेन करना चाहो, इफ यू हैव टाइम, इफ यू वांट टू राइट, आप बिल्कुल वैसा कर सकते हो। उसमें प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी, और ओके अच्छा है एक्सप्लेन करते हो तो इट्स गुड। ठीक है ओके, सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट, कोई और क्वेश्चन है? हेलो, गुड इवनिंग सर। हम्म। हम्म। सर जैसे अभी आपने बोला कि शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, तो अगर हम सीवी की बात करें तो सीवी भी हमको जितना शॉर्ट और वैसा बने के एग्जैक्ट पॉइंट वाइज लिखा जाए, तो अगर हम सीवी की बात करें तो क्या उसमें समरी लिखना कंपलसरी रहता है क्या? क्योंकि हाँ। समरी लिखना चाहिए, पर समरी, अब समरी की डेफिनेशन होती है कि समरी कितने वर्ड्स की लिख रहे हो। हम्म। ओके, समरी एक लाइन में भी हो सकती है जिसमें 10 शब्द आएंगे। हम्म। ओके, तो सीवी में जेनरिक सेक्शंस जो रहते हैं, जेनरिक इंफॉर्मेशन के अलावा वो चीजें हाईलाइट करिए
जो हमारे को मोटिवेट करेगी आपको हायर करने में, या किसी को भी मोटिवेट करेगी। आपके फुल एड्रेस से हमें कोई ज्यादा मतलब नहीं है, यस आपके 3 मोबाइल नंबर है उससे हमें कोई ज्यादा मतलब नहीं है, यस आप बहुत एनर्जेटिक पर्सन हो इससे भी बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, राइट। यस सर आपके पास ऐसी क्या स्किल सेट है जो हमारी कंपनी में वैल्यू ऐड कर सकती है, या मतलब किसी की भी कंपनी में, हमारी बात नहीं कर रहा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो सीवी में वो होना चाहिए है ना, कि मैं कैसे, वो डिफरेंट होना चाहिए। और कम लिखो, 1 पेज का सीवी बनाओ, 3 पेज यस का सर सीवी पढ़ने का, मेरे पास आ जाते हैं 3-3 पेज का सीवी यस सर लेके ये लोग इंटरव्यू देने पॉइंट था आते हैं। हाँ, तो दैट वी नेवर गो ऑन इवन सेकंड पेज, इतना टाइम कहाँ है। यस जनरली सर बात करके तो 1 पेज का समराइज सीवी होना चाहिए। एक अच्छा सा प्रोफेशनल फोटो लगना चाहिए उसमें। फोटो इसलिए लगना चाहिए क्योंकि वो दिखाता है कि आप किस टाइप का व्यक्तित्व हैंडल करते हो। कॉन्फिडेंस से ऐसे बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके फोटो खिंचाना, है ना, जिसमें कंधे आपके ऊंचे रहेंगे। यस बहुत बहुत पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में श्योर आपको बताया होगा। पर जैसे आप ग्रीट करते हो, जैसे मीट करते हो, ये बहुत फर्क। और वो एक छोटी सी फोटो पासपोर्ट साइज से आपको जज कर लिया जाता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, और वो बहुत इंप्रेशन डालता है। फिर आपकी समरी छोटी सी, क्या आप समरी में लिख रहे हो, आपका स्किल सेट क्या है, क्या आपके हाइलाइट्स हैं आपके करियर के। अब मैं अपने करियर के हाईलाइट बोलूं तो मेरे पास लिस्ट है 150 चीजों की, पर क्या मैं पूरी 150 चीजें लिख दूं क्या उसमें? यस नहीं, मुझे तो बहुत स्ट्रिक्ट हाइलाइट्स लिखनी पड़ेगी कि ये चीजें हैं, ये मेरे हाइलाइट्स है प्रायोरिटी वाइज। कि मुझे दुबई में एक इंटरकॉन का अवार्ड मिला है, ये मेरी हाईलाइट है। मुझे हैदराबाद में युवा रत्न अवार्ड मिला है, ये मेरा हाईलाइट है। मैं, ये मेरा वेलकम हुआ है, ये हुआ है, ये सारी चीजें मेरे हाईलाइट है मेरे सीवी की, मेरे करियर की। तो दिस इज हाउ यू शुड बी पोर्ट्रेइंग योरसेल्फ। मैं क्या कर सकता हूं वो अलग चीज है। तो यस रेज्यूमे में स्पेसिफिक्स जाओ और क्लियर लिखो। यस हम्म। थैंक यू सर ओके, नेक्स्ट। गुड इवनिंग सर। हम्म। सर ग्राफिक डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है? ग्राफिक डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है? हाँ सर। ओके, ग्राफिक डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग में वही डिफरेंस है जैसा बाइक और कार में है। ओके, दोनों में जैसे टायर लगते हैं, दो दो, एक में 2 टायर एक में 4 टायर, वैसे ही डिफरेंस है। ग्राफिक डिजाइनिंग एक अलग फील्ड है और डिजिटल मार्केटिंग एक अलग फील्ड है। ठीक वैसे ही जैसे डेवलपमेंट एक फील्ड है, मार्केटिंग एक फील्ड है, सेल्स एक फील्ड है, डेवलपमेंट एक फील्ड है, सपोर्ट एक फील्ड है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग में आप ग्राफिक्स बनाते हो कि कैसा दिख रहा है, यूआई कैसा रहेगा, यूजर इंटरफेस कैसा रहेगा, यूएक्स कैसा रहेगा, यूजर एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। और डिजिटल मार्केटिंग में आप ऑनलाइन मार्केटिंग करते हो। दोनों एसोसिएटेड हैं एक दूसरे से। कैसे कि डिजिटल मार्केटिंग में जो कंटेंट यूज होता है वो बनेगा ग्राफिक्स पे, कि ग्राफिक में कंटेंट बना और डिजिटल मार्केटिंग पे मार्केट हुआ। तो ये डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट। गुड इवनिंग सर, मोनिका। गुड इवनिंग हम्म। सर। हम्म। ग्राफिक्स डिजाइनर्स के लिए रिक्वायरमेंट मतलब क्या क्या रहती है, क्या क्या आना चाहिए कैनवा के अलावा? ग्राफिक डिजाइनर को सो बेसिक वाले पे है तो आपको कैनवा और बेसिक चीजें आनी चाहिए, बट इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप, ये सारे जो टूल्स होते हैं इन पे बहुत अच्छे ग्राफिक बनते हैं। ये ग्राफिक के टूल्स आपको आने चाहिए अगर ग्राफिक डिजाइनर के बारे में आप सोच रहे हो। तो एडोब फोटोशॉप का जो इलस्ट्रेटर होता है या वैसे टूल्स होते हैं जो हाई क्वालिफाइड टूल्स होते हैं, कैनवा बेसिक डिजाइनिंग के लिए काम आता है। ग्राफिक डिजाइनर कैनवा यूज नहीं करते। तो ओके। सर ये जैसे ऑनलाइन कोई कोर्स करके सीख सकते हैं एडोब वगैरह? हाँ, हाँ, ऑनलाइन करके बेसिक आइडिया ले सकते हो एडोब फोटोशॉप का। पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके लिए बहुत ज्यादा। प्रैक्टिस करके क्रिएटिव्स बनाइए। क्रिएटिव्स बना के अगर ऐसी कुछ चीजें बना सकते हैं जो, देखो, देख के बनाना इज नॉट ग्राफिक डिजाइनिंग, सोच के बनाना इज ग्राफिक डिजाइनिंग। लेट्स अंडरस्टैंड दिस पार्ट। ओके, जो आर्टिस्ट होते हैं, क्रिएटिव आर्टिस्ट होते हैं ना, वो सोच के बनाते हैं, देख के नहीं बनाते। तो अगर आपको सोच के बनाना आ जाए तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग में जाइए। थैंक यू सर। ओके, हाँ, या नेक्स्ट। गुड इवनिंग सर। हम्म।
सर जो जॉब्स के लिए इंटरव्यू होता है उसमें मतलब कैसे बातें करना चाहिए, कैसे आंसर देना चाहिए, क्या टिप्स होनी चाहिए? जॉब के इंटरव्यू के लिए देखिए, हाँ जॉब सर। के इंटरव्यू में आपको मान के चलिए किसी कोई भी, सबसे पहला तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आई कांटेक्ट होना चाहिए, हमेशा आई कांटेक्ट होना चाहिए, हल्की सी स्माइल होनी चाहिए चेहरे पे। ज्यादा स्माइल करोगे तो ओवर कॉन्फिडेंट लगोगे, बेवकूफ लगोगे, और बिल्कुल स्माइल नहीं करोगे तो भी सही नहीं लगोगे। आंखों में आंखें डाल के बात करना होता है, क्लियर आंसर देना होता है कि ओके टेल मी हाउ हाउ व्हाई व्हाई वी शुड हायर यू। तो आपका आंसर रहेगा कि सर, since you're looking for a good resource, I don't have much technical skills about any particular field, but I think I can add up a lot of values to your company because your companies are in line to what I want to do in my life. Okay? या आपने एक तरीके से साइलेंटली धैर्य के साथ में अपने पॉइंट को रखा। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता था कि कोई बोल दे कि सर यू शुड हायर मी बिकॉज बिकॉज आई कैन डू दैट, आई कैन डू दिस, आई कैन डू फलाना ढिमकाना वॉट एवर। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका हो गया, सर आई थिंक आई एम राइट फिट फॉर दिस पोजीशन, सो यू शुड हायर मी। हो गए तीन तरीके। ये ऐसे ही लोग आते हैं, और ये मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मैं रोज मुझे लेने होते हैं ना, तीन चार हफ्ते में मेरे सामने लाइन लगा देते हैं। 20 हफ्ते के लिए सैटरडे के लिए लाइन लग गई मेरे पास में, 10 इंटरव्यूज लेने हैं मुझे। तो ऐसे ही होता है। तो बेसिकली जब आंखों में जो सबसे पहला वाला पॉइंट बोला था वो इम्पोर्टेंट है। हमें ऐसा ना लगे कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, और हमें ऐसा भी ना लगे कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो। और जो चीज नहीं पता है ना, तो सीधे बोलोगे सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस टॉपिक, आई एम सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस टॉपिक। सिंपल। जरूरी नहीं है ना कि हर किसी को हर चीज पता होना चाहिए, क्योंकि अगर अभी आप कोई 10th क्लास में 12th में हो, उसका कोई फॉर्मूला मेरे से पूछो, वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला, तो मुझे नहीं पता है, तो आई वुड से कि आई एम सॉरी सर, आई डोंट नो। इट्स सिंपल। तो ऐसी जरूरत हो ना, हर चीज आपको पता होनी चाहिए। टिप यही है, कॉन्फिडेंस के साथ में बात कीजिए, और कॉन्फिडेंस के साथ में ऐसे बोलिए ताकि सामने वाले को फील हो कि नहीं, ही इज टॉकिंग टू समवन जेन्युइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मैं पूछना चाह रही हूँ, रेणु शर्मा। हाँ, जी सर, मैं ये पूछ रही हूँ कि सर हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग में हमसे वर्ल्ड में सभी लोग कनेक्ट, मतलब हर कंट्री से हर लैंग्वेज वाले लोग कनेक्ट होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है जिसको हिंदी आती है उसको इंग्लिश आती है, जिसको इंग्लिश आती है उसको आती हो, मतलब हर लोगों को हर टाइप की लैंग्वेज नहीं आती है। तो जैसे मलयालम वाले हैं, कन्नड़ वाले हैं, तो हम उनको कैसे बताएंगे कि हम मतलब किस चीज मार्केटिंग कर रहे हैं या किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं? मतलब लैंग्वेज का बहुत बड़ा इशू हो जाता है जब हम ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं तब, या डिजिटल देखिए मार्केटिंग उस में पे, हम उतरते हैं तब। हाँ उसमें डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस क्या है। पर जनरली फेसबुक भी आपको ऑप्शन देता है, उसके पास में लैंग्वेज कन्वर्जन के टूल्स हैं। फेसबुक में भी, गूगल पे भी ऑप्शन है लैंग्वेज कन्वर्जन के टूल्स, जिसमें आप अपने इंग्लिश स्टेटमेंट्स को उस लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके मार्केट कर सकते हो। पहला पॉइंट कि कैसे कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट जी कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो डिजिटल मार्केटिंग पे, वो उनकी लोकल लैंग्वेजेस के अलावा इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश सबको आता है। जैसे आपका लोकल भाषा हिंदी है फॉर एग्जाम्पल, पर आपको बेसिक इंग्लिश आता होगा, भले ही बोलना नहीं आता होगा, आपको समझ में आता है, और आप इंग्लिश एड्स देख के समझ जाते होगे कि ये किस लिए है। तो ये आपके साथ ही नहीं है, ये सबके साथ में ऐसा है। इफ यू आर इन इंडिया, इंडिया से बाहर कर रहे हो तो भी जो डिजिटल मार्केटिंग या फेसबुक और इन प्लेटफॉर्म्स पे है, उनको बेसिक इंग्लिश आती है। इसीलिए इंग्लिश को एक कॉमन लैंग्वेज बोला गया है मार्केट करने के लिए, राइट। पर आप गूगल ट्रांसलेट पे जाइए, सब कुछ ट्रांसलेट हो जाता है, आप वैसे भी मार्केट कर सकते हो। और जैसे किसी को मतलब डीप में प्रोडक्ट के बारे में या हमारी सर्विस के बारे में जानना पड़ता है, तो भी फिर उसको ट्रांसलेट करके ही हम भेजें, कर सकते मतलब हो, ऐसा? एग्जैक्टली। आप इंग्लिश या हिंदी में तो लिखोगे ही, आप उसको ट्रांसलेट कर लीजिए, जी उसको ट्रांसलेट करके भेज दीजिए। थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगेगा, लेकिन हमेशा के लिए हो जाएगा। एंड इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी एज वेल, क्योंकि आप अगर क्रॉस लैंग्वेज में बेचने की कोशिश कर रहे हो और उनकी लोकल लैंग्वेज में दोगे, तो ये हमेशा रहता है
जैसे मैं बैंगलोर में रह रहा हूँ, मुझे बहुत सारे लोकल्स के साथ डील करना होता है, तो मैं भी कुछ कुछ शब्द सीख रहा हूँ, मतलब आई एम ट्राइंग टू लर्न कन्नड़ा। थोड़े थोड़े दो चार शब्द सीख गया हूँ, अभी धीरे धीरे सीख रहा हूँ, बहुत स्लो हूँ सीखने में, बट आई हैव टू लर्न, बिकॉज नहीं तो समझ ही नहीं आएगा। आप जिसको हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, उससे कैसे बात करोगे? तो इट हैपेंस। हाँ, ये बहुत बड़ा इश्यू होता है सर। जी, ठीक है, थैंक यू सर। ओके ओके, नेक्स्ट, एनी अदर क्वेश्चंस? सर मेरा एक क्वेश्चन है। हम्म। सर आपने कहा था कि अगर कोई हमारे बारे में जानना चाहे तो आप 30 सेकंड में उनको वो बात बता देंगे। तो सर फिर आप वो सटीक शब्दों का चुनाव कैसे करते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को हमारी पूरी बात समझ में आ जाए? अगर सर अगर मैं सिर्फ अच्छा ही अच्छा बोलूंगी तो फिर ये प्रूफ कैसे होगा कि ये जो बात बोल रहे हैं वो पूरी तरह से सच है कि हमारा प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है? देखो, जब आप सच बोलने की कोशिश करते हो ना, तो प्रोडक्ट के लिए अलग है, पर्सनल के लिए अलग है। ओके, सो प्रोडक्ट के लिए तो बिजनेस स्क्रिप्ट बनेगी। स्क्रिप्ट में तो आपको 30 सेकंड का बनाना पड़ेगा, और डेफिनेटली अगर आप अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो तो आपको अच्छा ही बोलना पड़ेगा, ये बाय डिफॉल्ट है। कोई भी अपने प्रोडक्ट की बुराई नहीं करता, और करना भी नहीं चाहिए। दिस इज द रॉन्ग प्रैक्टिस। कोई बोले ना कि सच बोलो, तो फिर घर में बैठो, बिजनेस मत करो, ऐसे नहीं होता। मतलब, हाँ, आपका प्रोडक्ट, आपको कैसे पता कि आपका प्रोडक्ट किसी से खराब है? तो आप झूठ नहीं बोल रहे हो अल्टीमेटली। ओके। हाँ, अगर आपको ये पता है कि जो हेयर ऑयल आप बेच रहे हो उससे लोगों के बाल झड़ने वाले हैं, ठीक है, 100% झड़ने वाले हैं और वो गंजा हो जाएगा, ये पता है अगर आपको, उसके बाद अगर आप बेच रहे हो कि इसकी ग्रोथ होगी, तो ये गलत है। ओके, ऐसा सिचुएशन नहीं है, तो फिर देर इज नो प्रॉब्लम। और 30 सेकंड में अपने बारे में बोलना, जो मेरा आप पूछ रहे हो, जब आप सच बोलते हो ना अपने आप के बारे में, तो फिर आपको कोई चीज सोचने की, क्योंकि देखो, झूठ के लिए आपको ये याद रखना पड़ता है कि मैंने वहां झूठ बोला था, तो अगली बार भी ये व्यक्ति मिलेगा तो मुझे वहां फिर वही झूठ बोलना है, उस चीज को याद रखना होगा। लेकिन अगर आप सच बोलते हो तो आप हमेशा सच बोलोगे। तो वॉट एवर यू फील कि नहीं, मेरे को ये, आई फील अबाउट माई सेल्फ, ये मुझे लगता है, तो वो बोल दीजिए, उसमें प्रॉब्लम ही नहीं है। सच बोलना इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो भी आप फील करते हो, आपको लगता है आपके बारे में, वो बोलिए। क्लियर है? ओके, एक दो ने चैट पे कुछ क्वेश्चन पूछा है, मैं उसको आंसर करता हूँ एंड देन विल साइन ऑफ। सर, इज दिस ट्रू दैट चैट जीपीटी रियली ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड फॉर एवरी फील्ड? I won't say it is transforming, but yes, it is creating basic. So it is giving you answers जो already available है कहीं ना कहीं. Okay, Chat GPT collecting data from various sources and showing it to you. Accurate data आ रहे हैं, बट ट्रांसफॉर्म करने के लिए अभी उतना मैच्योर वो हुआ नहीं, बट मे बी जिस हिसाब का डेवलपमेंट उस पर चल रहा है, इट माइट हेल्प इन ट्रांसफॉर्मिंग। पर इसका कोई इम्प्लीकेशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमें क्या लगता था पहले, कंप्यूटर आने के पहले, कि जॉब कम हो जाएगी, लेकिन कंप्यूटर आने के बाद जॉब्स बढ़ी। फिर हमें लगता था कि स्मार्टफोन आएंगे तो जॉब कम हो जाएगी, फिर स्मार्टफोन आने के बाद जॉब बढ़ी। ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन सब चीजों के बाद में अभी लग रहा है कि अरे जॉब चली जाएंगी, ऐसा नहीं होगा, जॉब बढ़ेगी। तो एवरीथिंग हैज देयर टाइम। एक जनरेशन चेंज होता रहता है, हर 10 साल में एक जनरेशन चेंज होकर नया प्रोडक्ट आता है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, एंड इट हैज टू बी अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रोडक्ट। ठीक है? ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? ठीक है, तो विल साइन ऑफ फॉर टुडे। हेलो सर, मैं दुर्गा यादव बैतूल डिस्ट्रिक्ट से। सर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, बट थैंक यू सो मच सर कि आप हमको इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं और इतना आपका कीमती समय हम सभी को दिया, और हम सब ने बहुत कुछ सीखा है सर। मतलब अपने पर्सनल लाइफ में भी मतलब बहुत कुछ हम कर सकते हैं जो आपसे हमको सीखने को मिला है, इसलिए थैंक यू सो मच सर। आई एक्सेप्ट इट। मुझे अच्छा लगा आपने ऐसा बोला, बट ये बहुत लोग बोल रहे हैं कि किसके लिए किया, आपके लिए किया, सबके लिए किया। मुझे लगता है मैंने मेरे लिए किया, और मेरा प्रयास ये हमेशा जारी रहेगा। मतलब, माई गोल इज वेरी क्लियर दैट आई रियली वॉन्ट टू bring out at least
50 सर people like me, सर ये मतलब right? तो सर मैं हाँ 32 एज है मेरी। तो सर मैंने हम्म, अभी तक जितना भी देखा है इस मतलब अभी की इसमें इतने मतलब कि अपना इतना कीमती समय लेकर जैसे आपने जो गांव से बच्चे हैं और जो मतलब इनको सिखाने की कोशिश की, अपना इतना समय दिया, ऐसा मतलब जिनका समय कीमती हो। बाकी जैसे हम जैसे तो सर मतलब रहता है हमारे पास समय, लेकिन आपका समय बहुत कीमती है और आपने हमारे लिए निकाला। सो थैंक यू सर। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर योर वर्ड्स, आई एक्सेप्ट इट। अच्छा लगा मुझे, आपने आप सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं, पर अल्टीमेट गोल वही है कि जब ये प्रयास का एंड अच्छा होगा, मतलब ये प्रयास से एक अच्छा स्टार्ट होगा, आप सब लोग कहीं ना कुछ चेंजेस ला रहे होंगे मार्केट में, लाइफ में, और कहीं ना कहीं तब तब ये ज्यादा सेंसिबल हर तरह से रहेगा, और उस हिसाब से बढ़ाने का प्रयास हमें सबको करना चाहिए। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो आगे जाएगा। नहीं सर मतलब जैसे कोई जॉब करे ना करे, लेकिन बहुत सारी चीजें जो हम लोग नहीं जानते थे और वो हमको आपसे जानने को मिली है और बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। तो जॉब करे ना करे, लेकिन लाइफ में मतलब कैसे जीना है, क्या करना है, एक गोल, वो सारी चीजें मतलब हमें समझ आई है। बहुत बढ़िया है, अपने जीवन में अप्लाई करिए और आगे बढ़िए फिर तो। समवन हैज रिटन कि ओके, दो तीन क्वेश्चंस और आए हैं जल्दी जल्दी। सर सोशल एटिकेट्स क्या है? सोशल एटिकेट्स, ओके, सो सोशली कैसे बिहेव करते हो, कैसे पार्टीज में जाते हो या लोगों से मिलते हो तो कैसे रहते हो, कैसे बात करते हो, कुछ भी उल्टे सीधे काम नहीं करते हो, राइट? मतलब द वे यू पोर्ट्रे योरसेल्फ, दैट इज कॉल्ड सोशल एटिकेट। जैसे आप जनरली बिहेव करते हो ना, जैसे खड़े होते हो, जैसे बैठते हो, संभल के बैठते हो, ऐसे घर में हम लोग अलग मूड में रहते हैं, सोशली हम अलग मूड में होते हैं। ओके, यही है। चलिए, अच्छा, वन लास्ट थिंग, हम लोग ये सेकेंड टेस्ट के बाद में एक कुछ जो शॉर्टलिस्ट होंगे उनका फिजिकल टेस्ट लेने का प्लान कर रहे थे, जो लास्ट टाइम भी अनाउंस किया था, जिनको हम एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग ऑफिस में देंगे। इसके बारे में हमारी बात हुई थी, राइट? तो अभी हमारा डेट कंफर्म नहीं है, बट सिंस आई एम ट्रैवलिंग टू भोपाल फ्रॉम 12 11 प्रोबेबली 11th, 10th 11th 12th 13, 3 4 दिन के लिए आई विल बी इन भोपाल। तो उस दौरान जो शॉर्टलिस्ट बच्चे रहेंगे, 15 20 जो भी टेस्ट में आएंगे, उनको हम लोग इनविटेशन देंगे फिजिकल मीटिंग के लिए और फिजिकल इंटरव्यू के लिए। ओके, तो आप लोगों को जब ये पूछा जाए तो आप लोग क्लियर कट आंसर दीजिएगा कि आप कंफर्टेबल हैं आने के लिए या नहीं कंफर्टेबल, क्योंकि हमें 20 बच्चे चाहिए, जिसमें से हम शॉर्टलिस्ट करके लगभग 10 को, या जितने भी हमारे को अच्छे होते हैं, हम उनको अपने साथ में रखना चाहेंगे और उनको सिखा के आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। ओके, तो जब आप लोगों को ये क्वेश्चंस पूछा जाए कि अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं क्या आप आना चाहेंगे, तो वही आंसर दीजिएगा जो आप आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। क्लियर? फिजिकल अपीयरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैं अपनी कंपनी में ट्रेनिंग भी किसी ऐसे को नहीं रखता हूँ जो जिसको मैं ना परखूं, बिकॉज हम एक ब्रांड बना रहे हैं, ब्रांड में रिस्क नहीं ली जाती, एंड वी आर वेरी वेरी फोकस्ड अबाउट इट। ओके, एंड आई वांट कि आप सब लोग ग्रो करें कहीं ना कहीं, जैसा अभी ये आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं ये ट्रेनिंग को लेके, बहुत कुछ अभी आपको ये पता नहीं चलेगा आप कितना सीख गए हो। जब कहीं इंटरव्यू देने जाओगे या जब आप किसी कंपनी में जॉब करोगे ना, तो आपको लगेगा कि आप ना 3 4 स्टेप आगे हो, आपके मैनेजर से भी ज्यादा आधी चीजें पता होगी, क्योंकि जो चीजें मैं सिखा रहा हूँ आपको या मेरे द्वारा बता रही जा रही हैं, वो किसी मैनेजर को भी नहीं आती है अभी। मतलब हो ही जाता है ना, डिस्कशन में चला जाता है, तो ये चीजों को ध्यान से देखिए। जिसने पुराने सेशन मिस किए, पूरे सेशन फेसबुक और यूट्यूब पे डले हुए हैं, पूरे सेशन एक बार जाके फिर से देख लीजिए, ठीक है? और जो इंटरेस्टेड है कि हमें वो ट्रेनिंग में 3 महीने की हमें ट्रेनिंग करनी है, वो भोपाल में ही होगी, भोपाल ऑफिस में, तो वो भी अपना इंटरेस्ट दिखा सकता है, ठीक है? उसका हम 1 on 1 अलग से इंटरव्यू करेंगे, पर प्रायोरिटी हमारी अभी इनको लेके रहेगी और फिर एक इंटरव्यू सेशन को लेके रहेगी, ठीक है? क्लियर है? तो आई विल साइन ऑफ फॉर द डे। आई होप अब कोई क्वेश्चन नहीं है किसी को, एंड सी यू गाइस नेक्स्ट वीक समटाइम।
अब लास्ट के ही सेशंस एक दो बचे हैं, अब एक दो बार और हमारी मुलाकात होगी, उसके बाद में शायद हमारे सेशंस खत्म हो जाए। तो सर आई हैव अ क्वेश्चन, हिमांशु हियर। सर फर्स्ट टेस्ट का रिजल्ट कब तक आ जाएगा? फर्स्ट और सेकंड का ही आ जाएगा शायद एक दो दिन में, क्योंकि सेकंड भी हो गया ना अभी आपका, तो Yes, दोनों का sir. रिजल्ट आपको एक दो दिन में आई गेस आ जाएगा। Okay, sir. Thank you. ओके, ऑलराइट देन, सी यू, टेक केयर, हैव अ हैप्पी वीकेंड, अच्छे से एंजॉय करिए और अपना शेड्यूल बनाइए, खूब मस्ती कीजिए, बिकॉज आज का दिन अब ये गया है, आज कल नहीं आएगा, तो कल का दिन बहुत ज्यादा एंजॉय करना है। ओके, ये चीज हमेशा ध्यान में रखा करो, दैट यू हैव टू एंजॉय द मोमेंट। हमेशा स्माइल करते रहो। कोई, तो मेरा एक रूल है, जैसे मेरी किसी से लड़ाई भी होती है या कोई मुझसे बात भी नहीं करता, तो आई ऑलवेज स्माइल, क्योंकि अगर मैं उस पर चिल्लाऊंगा तो उसको उतना दुख नहीं होगा जितना मैं हंसूंगा तो दुख होगा। इसलिए हमेशा हंसते रहिए, कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, स्माइल करते रहिए, यू विल फील द डिफरेंस, आई एम टेलिंग यू। एंड एक चीज सुबह उठ के ध्यान रखा करो, ये मेरी तुम सबको सजेशन, तुम सारे मेरे जूनियर भाई बहन जैसे छोटे हो, यंगस्टर्स हो मुझसे, कि ये बिलीव रखो खुद पे कि तुम लोग ही चेंज लाने वाले हो। अगर मैं ये बिलीव नहीं करता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंचता। मेरा सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस है जो मुझे यहाँ पे लेके आया है। तो मैं तुम लोगों को एक ही चीज बोलता हूँ जो अडॉप्ट करनी है, वो है कॉन्फिडेंस। दिन रात ये फील किया करो कि तुम ही हो जो बदलाव लेके आएगा, हम ही वो है, कोई और नहीं, हम ही, वी आर द वन एंड वी विल, राइट? सो चलो, सी यू देन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।